हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उस एनसीईआरटी वाइज ही चल रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स determine a chemical reaction, chemical reaction and equations, balancing of chemical equation, types of chemical reaction, at last corrosion and rancidity. These are the 6 topics we are going to study in this chapter. So let's start the chapter. Students, topic शुरू करने के पहले कुछ टॉपिक है जैसे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आपने पिछले क्लासेस में कर रखा है, तो बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाते हुए मैं टॉपिक में जाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, चैप्टर है, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंजेस तो आएगा ही, राइट। तो हम लोग केमिकल चेंज पढ़ते हैं और फिजिकल चेंज भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें स्टेट चेंज भी होगा, राइट। तो देखिए अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए फिजिकल चेंज तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, क्रशिंग ऑफ अ कैन, melting of an ice cube, boiling water, mixing sand with water, breaking of a glass, ये सारे क्या है, या तो उसके शेप में चेंजेस आ रहा है या तो उसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है, वो रिवर्स हो सकता है, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें से फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या है? फिजिकल चेंज इज एनी चेंज इन अ मैटर दैट इन्वॉल्व्स द सब्सटेंस गोइंग फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर, है ना। वैसे ही समझ में आया स्टूडेंट्स? वैसे ही हम केमिकल चेंज में देख लेते हैं। केमिकल चेंज तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना। हम लोग कुछ खाते हैं तो कैसे एनर्जी आ जाता है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो देखिए जैसे आयरन रस्ट होता है, बर्निंग ऑफ वुड, है ना। तो ये सब क्या है, हम लोग केमिकल चेंज में पढ़ते हैं क्योंकि ये सब इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है, राइट। और ये केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज occurs when a new substance is formed through a chemical reaction, है ना। जैसे जंग लगता है तो इसमें तो नया जंग बन जाता है, राइट। आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद वो रस्ट बनता है ना। इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ वुड में अगर जलाते हैं, वुड जलाते हैं लेकिन वो ऐसे रह जाता है, राइट, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो वैसे ही हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्ट, आपके एनसीईआरटी में देखा होगा आपने, एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज है, राइट। तो हम लोग वो एक्टिविटीज कर लेते हैं, वो डायरेक्टली हम लोग एक्टिविटीज का मतलब दिखाते हैं आपको, या आप सुनिए अच्छे से और देखिए और वो करते हैं। Burning of magnesium in air. We will require a small piece of magnesium ribbon, sandpaper, tongs, china dish, red litmus paper and Bunsen burner. Take the magnesium ribbon and rub it with the sandpaper so it looks silvery white. Hold the magnesium ribbon with a pair of tongs. Light the magnesium ribbon. It burns brilliantly and a white ash is left behind. Collect the ash of the burnt ribbon in a china dish and label it as magnesium oxide. Magnesium burns in air to form magnesium oxide, MgO. Take a little amount of magnesium oxide using a spatula. Place this on a moist red litmus paper that is placed over a white tile. The red litmus paper turns blue, indicating MgO is basic in nature. स्टूडेंट्स, अभी आपने एक्टिविटीज देखे कैसे मैग्नीशियम जब जलाया जा रहा है तो कैसे व्हाइट फ्यूम में जल रहा है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले हमने उसको क्या किया था, सैंड पेपर से रब किया था अच्छे से। क्यों किया था? देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा है ना। क्या है क्वेश्चन? व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए हमें पता है मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल,
अब उसको जब स्टोर करके रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन को उसके भीतर लेयर के बाद जाने नहीं देता, एक लेयर बना लेता है वो टॉप मोस्ट सरफेस पे, जिसके वजह से वो एयर को अंदर जाने नहीं देता मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो फर्दर रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ वो रुक जाता है। तो अब हमको जलाना है मैग्नीशियम को बिल्कुल अच्छे से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके परत को हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इसके आंसर्स भी दिए हुए। मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद oxygen to form a layer of magnesium oxide in the surface. The layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by the sandpaper to remove this layer so that underlying metal can be exposed into air. है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो देखिए अभी तो ये एक एक्टिविटी किया, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी करते हैं। अभी देखते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल को जब हम डाइल्यूट HCl के साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा, राइट? कैसा रिएक्शन होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, तो आप लोग वो एक्टिविटी भी देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, determine that a chemical reaction has taken place. Let's perform this activity to understand. We have taken zinc granules in a conical flask and hydrochloric acid. Add hydrochloric acid into the conical flask and observe. We see that the mixture produces zinc chloride and the temperature of the conical flask is increasing. The change in temperature of the solution signifies a chemical reaction. Change in temperature is one of the observations to determine a chemical reaction. तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये एक्टिविटी में कैसे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड आउट, है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन था एज अ टेम्परेचर राइजेस। तो अब जैसे ये ऑब्जर्व किया आपने वैसे ही हम लोग अब एक और एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम लोग देखेंगे, है ना स्टूडेंट्स? चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों एक्टिविटीज देखी, है ना? तीनों एक्टिविटीज में आपने ये देखा कैसे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, कैसे स्टेट चेंज हो रहा है, गैस इज इवॉल्व आउट, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? ये सभी चीज देखने के बाद आपको ये पता चला कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा या तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही, है ना? अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब देखिए हमारे आसपास ही आपको देखने को मिलेगा हर चीज चेंज हो रहा है, राइट? तो ये चेंजेस क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर हर चीज में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? तो हम लोग इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं वो टॉपिक वाइज। हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं अब, है ना? तो केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले अब अगर सिंबल ही नहीं पता होगा हमें तो केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, राइट? तो अब केमिकल सिंबल क्या है? अ सिंबल इज अ केमिकल कोड ऑफ एन एलिमेंट। बस हर एलिमेंट का एक कोड होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो वो ज्यादातर क्या होता है कि उसका नेम का एब्रीविएशन फॉर्म होता है, लेकिन वो उसका अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो जिस नाम से स्टार्ट हो रहा है बस स्टार्टिंग लेटर लिख देने से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसके
सिंबल्स दिए हुए, आप ये देख के याद कर सकते हैं, या तो आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी ये सब का मिल जाएगा, आप वहां से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज याद रखना है स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए अब ये था सिंबल, अब इनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन किस चीज का बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का। मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो केमिकल इक्वेशन के थ्रू, समझ में आया? तो क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूले। उसमें क्या क्या होता है, ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखिए इधर क्या है, एक ये अगर रिएक्शन है तो एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा, राइट। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे रिएक्टेंट। तो इनिशियली कौन कौन से एलिमेंट ऐड हुए एक दूसरे के साथ, जिंक और डाइल्यूट H2SO4। ये दोनों रिएक्ट होने के बाद क्या मिल रहा है हमको, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो ये था हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा रिएक्टेंट। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे चीज जैसे S, AQ, एरो, ये सब दिए हुए, तो ये भी तुम लोगों को, आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें क्या है, जैसे S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, मतलब यहाँ पे क्या है, जिंक क्या लिया था हमने, सॉलिड लिया था, इसीलिए हमने S लिखा है। इसमें जो डाइल्यूट H2SO4 था वो एक्वस सॉल्यूशन में लिया था, इसीलिए AQ लिखा हुआ है। वैसे ही L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, G स्टैंड्स फॉर गैस, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ, और रिएक्शन के बाद अगर गैस इज इवॉल्व्ड आउट तो हम एरो अपवर्ड लेंगे, या तो अगर प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा तो एरो हम नीचे की तरफ लेंगे। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स हमने केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ लिया, सिंबल क्या है वो पढ़ लिया, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन लिखना है, करना है, तो उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखता है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही नहीं लिखा तो केमिकल इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है, हम ठीक से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको, आपने देखा एक रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट था। जैसे देखिए एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है एक रिएक्शन का, ये देखिए ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और आपके ये प्रोडक्ट है, राइट। अब इसमें ये रिएक्टेंट है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो अब रिएक्टेंट में ये कितने एलिमेंट्स है, ये कुछ जैसे ये देखिए, ये है FeHO, ये 3 एलिमेंट है। अब ये 3 एलिमेंट है, तो अब ये तीनों एलिमेंट के जितने भी एटम्स लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट में होगा, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स उन सारे एलिमेंट्स के होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो बैलेंस्ड है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है ना। तो अब देखिए यहां पर Fe के कितने एटम है, यहां पर 3 एटम है, मतलब रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में कितने है Fe यहां पे भी 3 है। देखिए H यहां पे क्या है 4 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा 8। वैसे यहां पे भी क्या है, ये देखिए 4 और ये 2 मिलके हो जाएगा 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ये यहां पे 4 लिखा है तो ऑक्सीजन के लिए भी होगा ये 4, और इधर O4 मतलब यहां पे भी 4। तो देखिए रिएक्टेंट में हर एलिमेंट के जितने एटम थे प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम है। तब ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आया ना, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में मास बाहर से कहीं आ नहीं जा सकता और बाहर जा नहीं सकता। समझ में आया ना, तो वो जो मास है, ये टोटल मास ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल, मतलब रिएक्टेंट में टोटल मास जितना था प्रोडक्ट में भी, सारे प्रोडक्ट में जितने भी है सभी को ऐड करने से उतना ही मास होने चाहिए। समझ में आया? तो अब इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट के जितने एटम्स है प्रोडक्ट के जितने एटम्स है वो बराबर करते हैं। वैसे बराबर होने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स, है ना, क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है ना, और इक्वेशन को बैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमें अभी ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है ना।
तो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज समझाया गया है, आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझिए। देखिए यहां पे जो है कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब इसमें इसको बैलेंस करना है, इसको स्टेप वाइज कैसे बैलेंस करें वो मैं समझाता हूं। तो देखिए यहां पे पहले FeH2O, Fe2O4 और H2O, ये तीन सभी को, सारे कंपाउंड्स को अलग अलग बॉक्स के फॉर्म में पहले लिखना। सेकेंड स्टेप, उन सारे कंपाउंड्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स यहां पे यूज हो रहे हैं वो लिखना। जैसे यहां पे FeHNO मैं यहां पे खुद लिख रहा हूं, यहां पे क्या क्या है, एक Fe है, एक H है, एक O है ना, यहां पे एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। तो जो Fe है ना, उसके कितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में है, तो रिएक्टेंट में तो एक ही है, प्रोडक्ट में Fe कितना है 3, रिएक्टेंट में H कितने हैं, तो देखो यहां पे H2 है ना, लेकिन यहां पे H यहां पे भी 2 है, पहले से ही बैलेंस है ये। तो ऑक्सीजन O यहां पे कितना है 1 और यहां पे कितना है 4। तो सेकेंड स्टेप में ये करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब देखिए सभी बराबर नहीं है, यहां पे 1 है तो यहां पे 3 है, एक भी अगर अनइक्वल आता है मतलब वो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहां पे जैसे लिखा है, देखिए 1 3, तो यहां पे हमने भी लिखा है 1 3, यहां पे लिखा है 2 2, यहां पे भी 2 2, 1 4 1 4। तो सेकंड स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। थर्ड स्टेप हमें ये चेक करना है थर्ड स्टेप में कि इनमें से सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। तो बोलिए यहां पे सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, बड़ा कंपाउंड सबसे ये Fe3O4। अब इसमें कौन सा एलिमेंट का सबसे ज्यादा एटम है, O4, तो हम पहले O को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। क्लियर, अगर यहां पे O4 है और यहां पे कितना है 1, रिएक्टेंट में 1 है, तो प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 1 है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 1 जा 4 बराबर हो जाएगा ना, मतलब मुझे 4 यहां लिखना पड़ेगा। तो ये O कितना हो गया 4, रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, मतलब ये बैलेंस हो गया। लेकिन ये बैलेंस करते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ कोई दूसरा जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और डिस्टर्ब हुआ भी तो उसको रीबैलेंस्ड करना है। तो यहां पे मैंने जैसे ये किया, मैंने देखा O के साथ तो H था, H कितना हो गया 4 और 2 मिलके यहां पे 8 हो गया, और यहां पे कितना है 2 है। अगर मैं यहां पे भी 4 लिख दूं तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए H भी बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। अब Fe तो देखें यहां पे 3 है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब अगर मैं इधर 3 लिख दूं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 और 3 ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारा सेम आ गया एटम्स। समझ में आया? स्टेप वाइज पहले तो ऐसे बॉक्स बनाना है सारे कंपाउंड्स में, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितने एलिमेंट्स है वो लिखने हैं, उसके बाद वो रिएक्टेंट में हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स है ना, कितने कितने एटम्स है वो सारे चीज लिखने हैं। उसके बाद स्टेप 3 में सबसे बड़ा कंपाउंड देख के उसको पहला एलिमेंट जिसका मतलब एलिमेंट जिसका सबसे ज्यादा एटम्स है उसको बैलेंस करना, धीरे धीरे उसको बैलेंस करते हुए, उसके साथ कोई डिस्टर्ब होता है तो उसको बैलेंस करते हुए पूरे एलिमेंट्स को बैलेंस करना, है ना। तो ये स्टेप वाइज है, आप अच्छे से ये सारे स्टेप्स पढ़ लेना है, और साथ ही साथ मैंने जो समझा आप लोगों को क्लियर है ना। फिर से ये अगर अभी डाउट है तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखिए, फिर भी डाउट होता है तो आप ऐप के थ्रू हमें पूछ सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारा वीकली तो एक डाउट क्लियरिंग क्लास होता है उसमें आप वो पूछ सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए यही नहीं, अब इसके बाद हमारा 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बताता हूं, है ना। ये तो एक हो गया, एक क्वेश्चन, वैसे ही और 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके बैलेंस करके सिखाता हूं,
ताकि आपका जो अगर कोई डाउट बच गया है वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और बहुत अलग अलग टाइप के बैलेंसिंग है ना, तो वो भी समझ में आएगा, है ना। तो और इस देख लीजिए, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे देख। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी भी स्टेप वाइज कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है अभी भी समझाया हमने। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल करके भी समझाया था। 3 और क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे बैलेंस किया जाता है ना स्टूडेंट्स। आप लोग सभी अच्छे से देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोरीन मतलब HCl। अब यहां पे एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, और जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन यही 2 एलिमेंट है यहां पर, है ना। तो अब देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, 2, लेकिन प्रोडक्ट में Cl कितना है, 1। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर दोनों को देखना है, सबसे पहले तो यही देखना है ना कि इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। तो इसमें ये वाला जो है ना कंपाउंड HCl, इसमें HCl जो है वो सबसे बड़ा वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो HCl प्लस Cl2 में सबसे बड़ा कंपाउंड आपको HCl दिख रहा है। अब यहाँ पे Cl और H, अगर यहाँ पे 2 2 है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो यहाँ पे H भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, राइट। और ये H और Cl तो पहले से 2 2 है ही रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया ना, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग, ये तो बहुत आसान सा था, राइट, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना था, हमें देखना है कौन से एलिमेंट है। हमने H और Cl एलिमेंट लिखा, उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था, है ना। उसके बाद हम वहां गए, सबसे बड़ा कंपाउंड देखा HCl। HCl में अब ये Cl भी 1 है, H भी 1 है, तो अगर मैं यहाँ इसके आगे 2 लगा देता हूं तो H भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, है ना। ये देखिए 2 लगाया, जिसके वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, जिससे कि ये बैलेंस हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन, है ना। ये देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ये बेरियम क्लोराइड, तो क्या लिखेंगे हम बेरियम क्लोराइड को, Ba, है ना, Cl2 प्लस, उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, Al2SO4 3 गिव्स, ये क्या है, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 प्लस क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। अब देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट में देखना है और प्रोडक्ट में देखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं। तो एलिमेंट है यहाँ पे Ba, Cl, Al। एक चीज मैंने नोट किया कि यहाँ पे भी SO4 है और यहाँ पे भी SO4 है, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं हुआ। SO4 के आगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, राइट। तो मैं SO4 को एक साथ लेके भी लिख के कर सकता हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, एक ही साथ है, SO4 3 एक ही साथ है इसीलिए, है ना। तो देखिए Ba, तो Ba का रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है। अब प्रोडक्ट में कितने हैं, Ba यहाँ पे भी 1 है। Cl रिएक्टेंट में कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 3। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितना है, 2 और प्रोडक्ट में कितना है, 1। SO4, ये देखिए SO4 यहां पे कितना है, 3 है ना, लेकिन प्रोडक्ट में यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। समझ में आया। अब देखिए ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये
बैलेंस्ड नहीं है ना, सभी में अलग अलग है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा सबसे बड़ा कंपाउंड है वो देखना है, जिसके लिए मैं इसको फिर से लिख के एक बार लिखता हूं, है ना। BaCl2 प्लस Al2SO4 3 gives BaSO4 प्लस AlCl3। तो देखो यहां पे BaCl2 है। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि सबसे बड़ा कंपाउंड ये है। यहां पे SO4 जो है वो 3 है, यहां पे SO4 1 है। तो इसीलिए अगर मैं इसको 3 लिख दूं, है ना, अगर मैं यहां पे 3 लिख दूं तो SO4 3 हो जाएगा, यहां पे SO4 भी 3 हो गया, SO4 तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये SO4 यहां पे 3 लिखने की वजह से Ba जो था, Ba यहां पे कितना है, प्रोडक्ट में 1, वो अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये डिस्टर्ब हो गया ना, तो इसको भी बैलेंस करना है हमें। तो इसको 3 करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे भी 3 लिख दिया। ये 3 लिखने की वजह से अब रिएक्टेंट में Ba भी 3 हो गया। अब यहां पे Ba लिखने के बाद Cl कितना हो गया, ये 3 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, 6। लेकिन Cl यहां पे कितना है, 3। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 और 3 मिलके यहां पे भी 6 हो जाएगा। मतलब Cl भी बैलेंस हो जाएगा, इस साइड 6 और इस तरफ भी 6। और Al जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही 2 है, RHS में भी मतलब प्रोडक्ट में भी अब 2 हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया, मतलब सारे एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हो गया, मतलब ये सारे बैलेंस, ये जो है वो बैलेंस बन गया, है ना। अब थर्ड वाले कर लेते हैं हम। अब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, जैसे सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है, सोडियम दैट इज Na प्लस वाटर, वाटर मतलब क्या, H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन दैट इज H2। अब इसको बैलेंस करना है हमें, है ना। तो बैलेंस कैसे करें, तो इस पे ये Na जो है ना, Na में कितने देखिए, अब सबसे पहले हम एक रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है यहां पे, Na है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में Na कितना है, 1, प्रोडक्ट में Na कितना है, 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2, और प्रोडक्ट में ये और ये मिला के 3, ऑक्सीजन यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। तो यहां पे सब कुछ तो इक्वल है, यहां पे H में ही प्रॉब्लम है, इक्वल नहीं है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करें, तो सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा जो कंपाउंड है वो यहां पे NaOH है। तो इसमें Na तो पहले से ही बैलेंस्ड है, O भी पहले से बैलेंस्ड है, H को ही वो करना है। तो अब हम यहां देखेंगे कि यहां पे H3 है और इधर 1 है, राइट। हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन यहां पे हाइड्रोजन 2 है और उस साइड 3 है, मतलब प्रोडक्ट में कितना है, 3, रिएक्टेंट में कितना है, 2। अब इस पे हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे 2 लगाऊं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और यहां पे ऑलरेडी 2 है, ये दोनों मिलके यहां पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन रिएक्टेंट में H तो 2 ही है, तो अगर मैंने यहां पे 2 लगाया तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा, जब 2 लगाने के बाद यहां पे भी H जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो H इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों में 4 4 हो गया। तो है हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस किया, लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में बाकी तो डिस्टर्ब हो गया ना। क्या डिस्टर्ब हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे Na जो है वो पहले 1 था, 1 1, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया। अब लेकिन ये यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे तो 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में तो 1 रह गया ना, तो इसके आगे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों तरफ 2 और 2। लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, अब देखें यहाँ पे 2 लगाने से तो ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस हो चुका था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 ही है ना, तो ऑक्सीजन भी 2 दोनों तरफ हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो ये देखिए, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने समझाया, आपको समझ में आया ना? आप फिर से ये वीडियोस को देखिए, अगर ना समझ में आए तो हमें ऐप के थ्रू आप हमें लिख सकते हैं कि ये वाला चीज हमें समझ नहीं आया, हम समझा देंगे, या ऑनलाइन क्लासेस भी होता है वीकली 2 डेज, है ना, तो आप देखिए। अब इस पे वीकली डाउट क्लियरिंग आपका वीकली 1 डे होता है, और ऑनलाइन क्लासेस वीकली 2, और बाकी टाइम आपको ये वीडियोस देख के ही पढ़ना है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो है पूरा चैप्टर का ये हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट किया, हाफ पोर्शन जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेंसिडिटी, है ना, ये सब, कोरोजन, ये सब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो ये जो था ये अच्छे से आप लोग पढ़िए, समझिए। आपको वर्कशीट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी करना है, बैलेंसिंग भी अच्छे से करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।